आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो रहस्य, शक्ति और त्याग से भरी हुई है। यह है वीर की यात्रा की कहानी, जहां हर फैसला जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है। एक ऐसी दुनिया में जहां असंभव चीजें संभव हो जाती हैं और जहां सबसे शक्तिशाली योद्धा भी अपने अतीत के कारण टूट जाते हैं। वीर के सामने एक कठिन चुनाव था। उसके साथी उससे कह रहे थे कि वो अपनी लोकेशन को एक्सपोज करे ताकि एक्सट्रीम किंग का ध्यान उसकी तरफ भटक जाए। क्या तुम चाहते हो कि मैं वैंजी रूबिक्स क्यूब को खुला रखूं और अपनी जगह को उजागर कर दूं? वीर ने पूछा था। जवाब साफ था, हाँ। एक्सट्रीम किंग का निशाना वीर था, और अगर वो अपनी लोकेशन को लगातार एक्सपोज करता रहे तो किंग उसके पीछे आएगा और क्विंग यू और बाकी साथी सुरक्षित रहेंगे। ये फैसला आसान नहीं था। वीर जानता था कि अपनी लोकेशन को एक्सपोज करना मतलब था खुद को खतरे में डालना, लेकिन अपने दोस्तों की सुरक्षा के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। यही तो है सच्ची दोस्ती, जब आप अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन अब वीर खुद को एक अजीब स्थिति में फंसा हुआ पाता है। वो सी डेमन कैरेज के अंदर बंद था, एक रहस्यमय डेमन स्पिरिट के साथ। ये डेमन स्पिरिट कुछ अलग था। इसमें कुछ ऐसा था जो वीर को समझ में नहीं आ रहा था। इसकी ऊर्जा में कुछ पुराना दर्द छुपा हुआ था, कुछ ऐसा जो सैकड़ों सालों से दबा हुआ था। कहीं ये डेमन स्पिरिट सैकड़ों सालों तक इस कैरेज में नहीं रहेगा? वीर ने सोचा। अगर ऐसा होता तो वो मुसीबत में पड़ जाता। कैरेज के अंदर का माहौल भारी था। वीर महसूस कर सकता था कि ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी। हवा में तनाव था, जैसे कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण होने वाला हो। डेमन स्पिरिट की मौजूदगी में एक अजीब सी गंभीरता थी जो वीर को बेचैन कर रही थी। अचानक कैरेज रुक गई। आखिरकार हम बाहर आ गए। वीर ने राहत की सांस ली, लेकिन जो नजारा उसके सामने था वो उसकी सारी अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा अजीब था। एक विशाल द्वीप हवा में तैर रहा था। ये त्यांशिया सिस्टम में एक असामान्य दृश्य था। वीर के पूर्व ज्ञान के अनुसार ऐसा कुछ संभव नहीं था। ये द्वीप गुरुत्वाकर्षण के नियमों को धत्ता बताते हुए आकाश में स्थिर था, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति से संभाले हुए हो। द्वीप का नजारा देखकर वीर की सांस रुक गई। ये सिर्फ एक द्वीप नहीं था, ये एक चमत्कार था। इसकी हरियाली, इसकी शांति और इसका रहस्यमयी आकर्षण कुछ ऐसा था जो वीर ने कभी नहीं देखा था। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे कुछ गहरा दुख छुपा हुआ था। डेमन स्पिरिट ने अपना व्यवहार बदल लिया था। वो धीरे धीरे, बहुत धैर्य के साथ द्वीप के एक छोटे पहाड़ की तरफ चलने लगा। ये पहाड़ केवल 3 या 400 मीटर ऊंचा था, लेकिन इसकी चोटी एक बास्केटबॉल कोर्ट के बराबर समतल थी। डेमन स्पिरिट के ये धैर्य और धीमी गति वीर को हैरान कर रही थी। ये वही प्राणी था जो पहले इतना तेज और शक्तिशाली लग रहा था। अब वो एक तीर्थयात्री की तरह धीरे धीरे चल रहा था। हर कदम में एक अजीब सी संकोच थी, जैसे कि वो कहीं जाना चाहता हो लेकिन साथ ही डर भी रहा हो। वीर समझ रहा था कि ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी। ये एक व्यक्तिगत तीर्थ यात्रा थी, एक ऐसी यात्रा जो शायद सदियों से चल रही थी। पहाड़ की चोटी पर एक अकेली लकड़ी की इमारत खड़ी थी। इसके सामने एक बोर्ड लगा था, नो लव रेजिडेंस। नो लव रेजिडेंस? इसका क्या मतलब है? वीर ने मन में सोचा। ये नाम ही कुछ ऐसा था जो दिल में एक अजीब सी उदासी भर देता था। क्या यहां कोई ऐसा व्यक्ति रहता था जिसने प्रेम से नाता तोड़ लिया था? इमारत सादी थी, लेकिन इसमें एक अजीब सी गरिमा थी। ये किसी महल की तरह भव्य नहीं थी, लेकिन इसकी सादगी में एक गहरा दर्द छुपा हुआ था। लकड़ी के तख्ते पुराने लग रहे थे, जैसे कि वो कई सालों से मौसम की मार सह रहे हों। अचानक इमारत के अंदर से एक ठंडी कड़वी आवाज आई। पर्पल फाइट, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों था। भाग जाओ, मुझे दोबारा दिखाई मत देना। अगर दिखे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। इस आवाज में इतनी तकलीफ थी कि वीर का दिल दहल गया। यह सिर्फ गुस्सा नहीं था, यह एक टूटे हुए दिल की चीख थी। इसमें बरसों का दर्द, निराशा और हताशा छुपी हुई थी। वीर को एहसास हुआ कि यह डेमन स्पिरिट कोई साधारण प्राणी नहीं था। क्या ये डेमन स्पिरिट गॉड जनरल पर्पल फाइट है? उसके दिमाग में बिजली कौन थी? पर्पल फाइट सेक्रेड के 10 जनरलों में से एक, जो कभी सेक्रेड रीजन की लॉर्ड का दुश्मन था। 1-on-1 फाइट में वो सेक्रेड के सभी जनरलों में सबसे बेहतरीन माना जाता था। उसकी लड़ाई की कहानियां पूरे त्यांशिया सिस्टम में प्रसिद्ध थीं। लेकिन ये वही पर्पल फाइट था जो अब इतना असहाय लग रहा था। वो योद्धा जो युद्ध क्षेत्र में अजय था, अब एक महिला के सामने इतना बेबस क्यों था? पर्पल फाइट ने कुछ नहीं कहा। उसने एक पत्थर की किताब निकाली और उसे महिला के घर के सामने रख दिया। ये शॉकिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ द एक्सट्रीम किंग थी।
वीर की आंखें फैल गईं। अरे यार, ये तो एक्सट्रीम किंग की जीनो आर्ट है। ये डीमन स्पिरिट के हाथ में कैसे आई? हाँ, ये बाओकिन के पास थी। बाओकिन इसे लेकर जा रहा होगा और डीमन स्पिरिट ने इसे चुरा लिया होगा। ये जीनो आर्ट कोई साधारण चीज नहीं थी। ये एक्सट्रीम किंग की सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक थी, जिसके लिए लोग अपनी जान दे देते थे। और पर्पल फाइट इसे इतनी आसानी से दे रहा था जैसे कि यह कोई साधारण उपहार हो। लेकिन महिला की प्रतिक्रिया वीर की अपेक्षा से बिल्कुल अलग थी। उसकी आवाज में गहरी निराशा थी। पर्पल फाइट, चाहे तुम मुझे ब्रह्मांड की सारी जीनो आर्ट्स दे दो, इसका क्या फायदा? अब ये सब मेरे लिए बेमानी है। या तो तुम मुझे मार डालो या मुझे जाने दो। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि वीर का दिल दहल गया। यहां कोई साधारण कहानी नहीं थी, ये एक त्रासदी थी। एक ऐसा रिश्ता जो टूट चुका था, जहां प्रेम और वफादारी का कोई मतलब नहीं रह गया था। यह महिला शायद कभी पर्पल फाइट से प्रेम करती थी, लेकिन अब वो केवल मृत्यु या आजादी की भीख मांग रही थी। पर्पल फाइट, जो कभी अजेय योद्धा था, अब एक टूटे हुए इंसान की तरह खड़ा था। उसकी शक्ति, उसकी प्रसिद्धि, उसकी सारी उपलब्धियां कुछ भी उस महिला के दिल को छू नहीं पा रही थीं। वो चाहता था कि वो उसे माफ कर दे, लेकिन वो केवल मृत्यु या आजादी की भीख मांग रही थी। शायद पर्पल फाइट ने अतीत में कुछ ऐसा किया था जिसे वो वीर के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। राक्षस आत्मा की आंखों में कैद होकर वो सिर्फ काले और सफेद रंग देख पा रहा था। हर चीज धुंधली और डरावनी लग रही थी। ये अनुभव इतना परेशान करने वाला था कि वीर का मन घबराने लगा था। उसके सामने दो रास्ते थे। या तो इस राक्षस आत्मा की आंखों में ही रहे और अनिश्चित समय तक इंतजार करे, या फिर उस रहस्यमयी औरत की आंखों में जाने का जोखिम उठाए। वीर ने अपने मन में बार बार सोचा। राक्षस आत्मा के साथ रहना मतलब था अंधकार में खो जाना, जहां हर पल डर का साया था। वीर ने मन में कहा, यह औरत राक्षस आत्मा से निपटने में आसान होगी। अगर वो पकड़ा भी गया तो भागना आसान होगा। यह सोचकर उसने अपना फैसला किया। एक गहरी सांस लेकर वीर ने खुद को उस औरत की आंखों में ट्रांसफर कर दिया। जैसे ही वीर ने औरत की आंखों में प्रवेश किया, उसकी दुनिया बदल गई। आखिरकार में वापस नॉर्मल हो गया। वीर ने राहत की सांस ली। उसकी विजन अब पूरी तरह रंगीन थी। कमरे की हर चीज साफ और स्पष्ट दिख रही थी। यह फीलिंग इतनी अच्छी थी जैसे किसी अंधेरी गुफा से निकलकर सूरज की रोशनी में आ गया हो। लेकिन जल्दी ही वीर को एहसास हुआ कि यह औरत कुछ अजीब है। वो बार बार एक पत्थर को उठाती और रखती रहती थी। यह पत्थर शॉकिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ द एक्सट्रीम किंग कहलाता था। औरत इसे एग्जैक्टली सेम जगह रखती, फिर उठाती और दोबारा सेम पोजीशन में रख देती। यह प्रोसेस वो दिन में कम से कम 50 बार करती थी। क्या इस औरत को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है? वीर ने मन में सोचा। यह बिहेवियर बहुत पिक्यूलियर था। वो घंटों इसी तरह करती रहती थी। हर बार पत्थर को उठाते समय उसके चेहरे पर एक अजीब सी टेंशन दिखती थी, जैसे कोई इंटरनल स्ट्रगल चल रहा हो। कमरे में किताबों की अनगिनत शेल्फ्स थीं। हर तरफ बुक्स ही बुक्स थीं। कुछ बुक्स इतनी पुरानी लग रही थीं कि उनके पेजेस पीले पड़ गए थे। कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं था, शायद तियानशा मैग्नेटिक स्टॉर्म की वजह से। वीर ने खिड़की से बाहर देखा तो उसे कुछ अनोखा दिखा। बादल लाइट येलो रंग के थे, बिल्कुल येलोइश क्रीम की तरह। ये साइट बहुत ही अनयूजुअल थी, जैसे कोई अलग ही वर्ल्ड हो। ये देखकर वीर के मन में एक आइडिया आया। उसने वांजी रूबिक्स क्यूब निकाला और उन येलो क्लाउड्स की फोटो खींची। फिर उसने ये पिक्चर ट्रेजर आइडेंटिफायर एल्डर को भेजी, उम्मीद करते हुए कि वो उसकी हेल्प के लिए आएगा। ये एक डेस्परेट मूव था, लेकिन वीर के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। माय डियर लिसनर्स, वीर का ये डिसीजन बहुत रिस्की था, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो नहीं जानता था कि ये औरत कितनी पावरफुल है। अगर वो वीक है तो वीर वेट करेगा जब तक कि राक्षस आत्मा दूर ना चली जाए, फिर वो उसकी आंखों से निकलकर भाग जाएगा। ये स्ट्रैटेजी सबसे सेफ लग रही थी। दिन बीतते गए और वीर ने देखा कि ये औरत कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिसर्च कर रही थी। वो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज और सिंबल्स लिख रही थी। उसके पास अलग अलग रेसेस के सीक्रेट जीनो आर्ट्स की बुक्स थीं। हर बुक में एंशिएंट नॉलेज छुपी हुई थी जो सेंचुरीज से प्रोटेक्ट की गई थीं। औरत की कंसंट्रेशन देखकर वीर इंप्रेस था। वो आवर्स तक बिना ब्रेक के काम करती रहती थी। कभी कभी वो फ्रस्ट्रेशन में पेपर्स को क्रम्पल कर देती, फिर उन्हें केयरफुली खोलकर दोबारा पढ़ती। एक दिन वीर को बहुत शौक लगा जब उसने देखा कि औरत पेनोरमा के बारे में रिसर्च कर रही है। यह स्काई पैलेस का सेकेंड मोस्ट पावरफुल जीनो आर्ट था।
टेक्स्टलेस बुक के बाद। पेनोरमा, क्या ये वही जीनो आर्ट नहीं है जो स्काई पैलेस में टेक्स्टलेस बुक के बाद सेकंड पोजीशन पर है? वीर ने सोचा। ये डिस्कवरी उसके लिए बहुत सरप्राइजिंग थी। औरत के पास सिर्फ पेनोरमा ही नहीं था, उसके पास डिस्ट्रॉयड्स 3 बॉडीज कंबाइंड केओटिक लाइट और ड्रैगन्स एविल ब्रेकिंग ड्रैगन्स ब्रेथ जैसे पावरफुल जीनो आर्ट्स भी थे। वीर हैरान था कि इस औरत के पास इतने सारे सीक्रेट जीनो आर्ट्स कैसे हैं? ये नॉलेज तो सिर्फ एंशिएंट मास्टर्स के पास ही तो होती थी। ये औरत कहां से आई है? इसके पास इतने सारे सीक्रेट जीनो आर्ट्स क्यों हैं? क्या मोलिंग ने इन सबको इसके लिए चुराया है? ये पॉसिबल नहीं लगता। रेसेस यहां जीनो आर्ट्स डिलीवर करने नहीं आई हैं। वो अपने जीनो आर्ट्स टिएनशा सिस्टम में क्यों लाएंगी? वीर के मन में हजारों सवाल थे। हर आंसर से नए क्वेश्चंस पैदा हो रहे थे। औरत दिन रात रिसर्च में बिजी रहती थी। वो अकेले में बड़बड़ाती रहती थी। एक दिन वीर ने उसे कहते सुना, नहीं, ये काम नहीं करेगा। अगर मैं इसे कंप्लीट रखूंगी तो कोई भी क्रीचर इसे प्रैक्टिस करने के लिए रिक्वायर्ड फिटनेस तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर मैं फिटनेस रिक्वायरमेंट कम करूंगी तो मैं इसे कंप्लीट नहीं रख पाऊंगी। इससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं क्या करूं कि इसे कंप्लीट भी रखूं और फिटनेस रिक्वायरमेंट भी कम कर दूं। ये सुनकर वीर को समझ आया कि ये औरत कोई ऑर्डिनरी रिसर्चर नहीं है। वो जीनो आर्ट्स को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रही है ताकि वो कंप्लीट भी रहे और प्रैक्टिस करने के लिए कम फिटनेस की जरूरत हो। ये काम बहुत ही एडवांस लेवल का था। रातों रात वीर उसे काम करते देखता रहता। औरत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती जब उसे कोई सल्यूशन नहीं मिलता। वो पेपर्स फेंकती, फिर उन्हें वापस उठाकर दोबारा काम शुरू करती। उसकी डेडिकेशन देखकर वीर को लगता था कि ये कोई वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। कभी कभी औरत अपने हेयर को खींचती थी जब कोई फॉर्मूला काम नहीं करता था। वो अपने लिप्स को बाइट करती थी जब डीप थिंकिंग में होती थी। ये सब देखकर वीर को लगता था कि वो कोई जीनियस है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने की कोशिश कर रही है। वीर के लिए ये सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स थी। एक तरफ वो इस औरत की आंखों में ट्रैप्ड था, दूसरी तरफ वो उसकी मिस्टीरियस रिसर्च को देख रहा था। वो नहीं जानता था कि ये औरत कौन है और उसके इंटेंशंस क्या हैं। हर पासिंग डे के साथ मिस्ट्री और भी डीप होती जा रही थी। क्या ये औरत कोई एनिमी है या एलाय? क्या उसका रिसर्च डेंजरस है या हेल्पफुल? वीर के पास इन सवालों के जवाब नहीं थे। वो बस वेट कर सकता था और ऑब्जर्व कर सकता था। ये वेटिंग गेम उसके पेशेंस को टेस्ट कर रहा था। औरत की ऑब्सेसिव बिहेवियर और उसकी पावरफुल जीनो आर्ट्स की नॉलेज देखकर वीर को लगता था कि वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। शायद वो कोई एंशिएंट बीइंग है या फिर कोई पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी है। उसकी हर मूवमेंट कैलकुलेटेड लगती थी। वीर का स्ट्रेटेजिक माइंड लगातार काम कर रहा था। वो हर पॉसिबिलिटी को कंसिडर कर रहा था। अगर ट्रेजर आइडेंटिफायर एल्डर उसके मैसेज पाकर आ जाए तो क्या होगा? अगर ये औरत उसे डिस्कवर कर ले तो क्या होगा? अगर राक्षस आत्मा वापस आ जाए तो क्या होगा? हर सिनेरियो के लिए उसे बैकअप प्लान चाहिए था। इन सभी थॉट्स के साथ वीर अपने नेक्स्ट मूव का इंतजार कर रहा था, होपिंग कि जल्दी ही कोई अपॉर्चुनिटी मिले जहां वो सेफली एस्केप कर सके। लेकिन अब तक जो कुछ भी उसने देखा था वो उसकी क्यूरियोसिटी को भी बढ़ा रहा था। शायद ये मिस्ट्री सॉल्व करना भी उसके लिए इंपॉर्टेंट हो। रहस्यमय औरत की ठंडी हंसी गुफा में गूंज रही थी। वीर छुपकर देख रहा था जब उसने उस औरत को कहते सुना, कितनी बेशर्मी है, वो तो सिर्फ सेक्रेड लीडर की एक दासी थी। इतने घमंड से बोलने की हिम्मत कैसे हुई उसकी? वीर का दिल तेजी से धड़क रहा था। ये औरत किस बारे में बात कर रही थी? उसकी आवाज में इतनी नफरत क्यों थी? गुफा की दीवारों से उसकी आवाज की एको आ रही थी, जैसे पुराने जमाने के सीक्रेट्स वापस जिंदा हो गए हों। औरत ने आगे कहा, मैंने सोचा था कि इसमें कुछ खास बात होगी, लेकिन यह तो सिर्फ सेक्रेड लीडर का बनाया हुआ अधूरा ब्लड पल्स स्पिरिट बॉडी है, और ये खुद को किंग बॉडी कहती है। यह तो हास्यास्पद है। वीर की सांस रुक गई। क्या यह सच था? क्या द शॉकिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ द एक्सट्रीम किंग वास्तव में सेक्रेड लीडर की रचना थी? यह तो बहुत शक्तिशाली जीनो आर्ट माना जाता था। पूरी दुनिया में इसकी रेप्यूटेशन थी। लेकिन अगर यह सिर्फ एक अधूरा क्रिएशन था तो फिर असली पावर कहां थी? नहीं हो सकता, वीर ने मन में सोचा। एक्सट्रीम किंग के किंग बॉडीज सेक्रेड लीडर ने बनाए थे। उसके सारे बिलीव्स हिल गए थे। वो जिन चीजों को अल्टीमेट मानता था वो सब फेक निकल रही थी। औरत की आवाज में गुस्सा साफ सुनाई दे रहा था। उस छोटी दासी ने मेरी जीनो वर्ल्ड थ्योरी चुराई थी, लेकिन वो चालाक थी। उसने जीनो वर्ल्ड थ्योरी को अपने ब्लड पल्स स्पिरिट बॉडी के साथ अच्छी तरह मिलाया। अफसोस
कि जीनो वर्ल्ड थ्योरी और ब्लड स्पिरिट बॉडी दोनों ही अधूरे प्रोडक्ट्स थे। चाहे उसने कितनी भी अच्छी तरह उन्हें मिलाया हो, वो अंतिम स्टेप कंप्लीट नहीं कर सकती थी। वीर का दिमाग चकरा गया। ये औरत कितनी पुरानी थी। उसकी बातों से लग रहा था जैसे वो सेक्रेड लीडर के समय से ही जीवित हो। लेकिन यह कैसे संभव था? कोई इतने लंबे समय तक कैसे जीवित रह सकता है? हजारों साल का टाइम स्पैन? ये तो इम्पॉसिबल लग रहा था। माय डियर लिसनर्स, वीर की स्थिति की कल्पना करिए। वो एक ऐसी औरत को देख रहा था जो शायद हजारों साल पुरानी थी और जिसकी शक्ति का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। उसके सामने हिस्ट्री के सबसे बड़े सीक्रेट्स खुल रहे थे, लेकिन साथ ही वो जान रहा था कि वो कितने खतरे में था। औरत ने एक लंबी सांस ली और कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि उस छोटी दासी के जीन्स सुपर जीनो पॉइंट्स तक नहीं पहुंच सके। सब बेकार था। जब होली मास्टर और मैं भी फेल हो गए तो उस चालाक दासी की क्या बिसात थी। उसके लिए जो कुछ भी उसने किया वो बुरा नहीं था। वीर की आंखें चौड़ी हो गई। होली मास्टर? ये औरत कौन थी और उसका सेक्रेड लीडर से क्या रिश्ता था? ये सब कनेक्शंस इतने कॉम्प्लिकेटेड थे कि वीर का सिर घूम रहा था। ये औरत सिर्फ एक रिसर्चर नहीं थी, वो हिस्ट्री का हिस्सा थी। अचानक वीर ने देखा कि औरत कुछ पेपर्स पर काम कर रही थी। उसकी मेज पर सैकड़ों अलग अलग वर्जन्स बिखरे हुए थे। सभी में मॉडिफिकेशंस थे, सभी में फेलियर्स के निशान थे। हर पेपर पर कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स थे, जेनेटिक पैटर्न्स थे और मैथमेटिकल फॉर्मूलाज थे जो वीर की समझ से बाहर थे। मेरे पास कोई नए आइडियाज नहीं है, औरत ने फ्रस्ट्रेशन के साथ कहा। मैं द स्टोरी ऑफ जीन्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती, लेकिन अगर मैं स्टैंडर्ड कम कर दूं तो मैं सुपर जीन्स जनरेट नहीं कर पाऊंगी। क्या करूं? वीर का दिल रुक गया। द स्टोरी ऑफ जीन्स? वो इसी पर रिसर्च कर रही थी। ये वही जीनो आर्ट था जिसे वीर प्रैक्टिस करता था। लेकिन ये औरत कौन थी? और अगर वो इसे सॉल्व नहीं कर सकती तो वीर की क्या हैसियत थी? वीर को याद आया कि द स्टोरी ऑफ जीन्स कितनी मुश्किल थी। इसके लिए इतनी फिटनेस चाहिए थी कि सिर्फ कोई गॉड ही इसे पूरा कर सकता था। नॉर्मल क्रीचर्स के लिए ये इम्पॉसिबल था। वीर सिर्फ ब्लैक क्रिस्टल आर्मर की मदद से ही इसे प्रैक्टिस कर पाता था। और यहां ये औरत जो क्लियरली एक जीनियस थी, वो भी स्ट्रगल कर रही थी। दिन बीतते गए और वीर छुपकर उस औरत की रिसर्च देखता रहा। हर दिन वह कुछ नया ट्राई करती, हर दिन फेल होती, लेकिन वीर के लिए ये एक ट्रेजर था। उसकी समझ द स्टोरी ऑफ जीन्स के बारे में बहुत गहरी होती जा रही थी। वो देख रहा था कि कैसे एक मास्टर लेवल रिसर्चर काम करता है। औरत की हर गलती से वीर कुछ नया सीखता। उसके हर मॉडिफिकेशन से वीर को पता चलता कि क्या काम नहीं करता। ये नॉलेज अमूल्य थी। वो समझ रहा था कि जेनेटिक एवोल्यूशन कितना कॉम्प्लेक्स फील्ड है और कैसे हर स्मॉल चेंज पूरे सिस्टम को इफेक्ट करता है। लेकिन वीर के मन में कॉन्फ्लिक्ट भी था। एक तरफ वो यहां से भागना चाहता था क्योंकि ये औरत बहुत खतरनाक लग रही थी। दूसरी तरफ वो उसके सीक्रेट्स जानना चाहता था। उसकी पावर का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। वो कितनी पावरफुल थी? क्या वो वीर को डिटेक्ट कर सकती थी? एक दिन औरत ने कहा, शायद सेक्रेड लीडर सही कह रहा था। जीनो आर्ट्स अकेले इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। हमें क्रीचर्स के जीन्स को इवॉल्व करना होगा। लेकिन अगर हम जीन्स को उस लेवल तक इवॉल्व कर सकें तो फिर द स्टोरी ऑफ जीन्स की क्या जरूरत? ऑब्वियसली वो पाथ काम नहीं करेगा। वीर समझ गया कि ये औरत कितने बड़े स्केल पर सोच रही थी। ये सिर्फ जीनो आर्ट्स नहीं बल्कि पूरी जेनेटिक एवोल्यूशन के बारे में बात कर रही थी। ये तो पूरी स्पीसीज को ट्रांसफॉर्म करने की बात थी। ये एम्बिशन कितनी डेंजरस थी। महीने बीत गए। वीर की अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर हो गई थी। उसने सैकड़ों फेल्ड वर्जन्स देखे थे, हर एक से कुछ नया सीखा था। ये औरत जो भी थी एक जीनियस थी। उसके रिसर्च का लेवल कुछ और ही था। वो पैटर्न्स देख सकती थी जो नॉर्मल पीपल को नजर नहीं आते थे। वीर को अब लग रहा था कि उसकी अपनी प्रैक्टिस में भी इंप्रूवमेंट आ रही है। ब्लैक क्रिस्टल आर्मर के साथ द स्टोरी ऑफ जीन्स प्रैक्टिस करते समय वो नई टेक्निक्स ट्राई कर रहा था जो उसने इस औरत से सीखी थी। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। औरत अपनी रिसर्च से उठी और गुफा के बाहर गई। वहां एक छोटा सा पूल था जिसमें साफ पानी था। पानी इतना क्लियर था कि परफेक्ट रिफ्लेक्शन दिखता था। जब उसने पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखा तो अचानक रुक गई। उसका चेहरा शॉक से भर गया, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ओ नो! उसने चीखते हुए कहा। वीर ने देखा कि औरत पूरी तरह फ्रीज हो गई थी। वो अपने रिफ्लेक्शन को देखकर जैसे किसी भूत को देख रही हो। उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन था वो प्योर टेरर का था।
ये वही औरत थी जो हजारों साल से जीवित थी, जिसकी पावर अनइमेजिनेबल थी, और वो अपने ही रिफ्लेक्शन से डर रही थी। क्या हुआ था? उसने अपने रिफ्लेक्शन में क्या देखा था? वीर का दिल तेजी से धड़क रहा था। ये मिस्ट्री और भी गहरी होती जा रही थी। क्या उसकी अपीयरेंस में कोई चेंज आया था? क्या उसे कुछ याद आया था? औरत अभी भी वहीं खड़ी थी, जैसे टाइम रुक गया हो। उसकी आंखों में जो डर था वो वीर को भी डरा रहा था। ये कोई ऑर्डिनरी फियर नहीं था, ये कुछ और ही था। ये एग्जिस्टेंशियल टेरर था। वीर को लगा जैसे वो किसी बहुत बड़े सीक्रेट के करीब पहुंच गया हो, लेकिन साथ ही उसे लग रहा था कि ये सीक्रेट जानना शायद उसके लिए खतरनाक हो। कुछ ट्रूथ्स ऐसी होती हैं जो जानने वाले को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। रात का अंधेरा था और वीर को लगा कि वो छुप गया है। उसकी सांसें धीमी थीं, दिल की धड़कन कंट्रोल थी, लेकिन अचानक एक आवाज आई, दिलचस्प, तुम मेरे सामने अपनी आंखों की शक्ति इस्तेमाल करने की हिम्मत कर रहे हो, तुम बहुत बहादुर हो। वीर का दिल धक से रह गया। मैं पकड़ा गया, उसने मन में सोचा। सामने एक रहस्यमयी औरत खड़ी थी, जिसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वो जानती थी कि वीर के पास ब्लड आई इविल गॉड बीस्ट सोल है। उसकी उपस्थिति ही कुछ अलग थी, जैसे हवा में इलेक्ट्रिसिटी हो, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसके चारों ओर घूम रही हो। हाँ, क्या गोल्ड आइज काम नहीं किया? ये बुरा नहीं है, औरत ने कहा जब उसकी पहली तकनीक फेल हो गई। उसकी आवाज में हैरानी थी, लेकिन साथ ही एक्सट्रीम सेटिस्फैक्शन भी। वीर को समझ आया कि ये कोई साधारण विरोधी नहीं है। उसकी गोल्ड आइज टेक्निक पावरफुल थी। वीर ने इससे पहले भी देखा था। ये टेक्निक नॉर्मल वॉरियर्स को इंस्टेंटली पैरालाइज कर देती थी। फिर औरत ने दूसरी तकनीक आजमाई। नाइट आई भी काम नहीं किया। ये तो दिलचस्प है। उसकी आवाज में अब जेन्युइन क्यूरियोसिटी थी। वीर के ब्लड आई इविल गॉड बीस्ट सोल की शक्ति उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत थी। नाइट आई टेक्निक डार्कनेस के साथ खेलती थी, अपोनेंट की विजन को मैनिपुलेट करती थी, लेकिन वीर के बीस्ट सोल ने इसे भी रेजिस्ट कर दिया था। कोई आश्चर्य नहीं कि ये एक म्यूटेंट डी-फाइड बीस्ट सोल है। यहां तक कि ये औरत भी ब्लड आई इविल गॉड के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। वीर ने राहत की सांस ली। उसका बीस्ट सोल रेयर था, स्पेशल था। इसकी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज एक्स्ट्रॉर्डिनरी थीं। लेकिन औरत मुस्कुराई। तो ये ब्लड आई डेमन है। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरी आई टेक्निक काम नहीं की। फिर वो रुकी। अरे, ये ब्लड आई डेमन गॉड नहीं है? उसकी आंखों में अब एक डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरेस्ट थी, जैसे साइंटिस्ट को कोई रेयर स्पेसिमेन मिल गया हो। अचानक हवा में क्रिस्टल की जाली फैल गई और वीर फंस गया। क्रिस्टल्स ट्रांसपेरेंट थे, लेकिन इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग, जैसे डायमंड से भी मजबूत। औरत की आंखों में शरारत थी, जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेल रही हो। अब देखते हैं तुम कितनी देर टिक सकते हो। वीर ने अपनी सारी शक्ति लगाई। उसने स्काई पैलेसेस टेक्स्टलेस बुक की टेक्निक्स इस्तेमाल की, ब्रेक पावर के एलिमेंट्स मिलाए। हर मूव कैलकुलेटेड था, हर डिफेंस स्ट्रेटेजिक। स्काई पैलेसेस टेक्स्टलेस बुक एंशिएंट मार्शल आर्ट्स का कलेक्शन था, लेकिन वीर के पास सिर्फ फ्रैगमेंट्स थे। ब्रेक पावर भी इनकम्प्लीट था, लेकिन फिर भी पावरफुल। स्काई पैलेसेस टेक्स्टलेस बुक, लेकिन ये पूरा नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा है। और ब्रेक पावर, लेकिन ये भी पूरा नहीं है। दिलचस्प, औरत ने ऑब्जर्व किया। उसकी नॉलेज इंप्रेसिव थी। वो इन रेयर टेक्निक्स को पहचान रही थी। वीर का शरीर भारी होने लगा। औरत के डीबफ जीनोआर्च उस पर असर कर रहे थे। उसकी मूवमेंट्स स्लो हो रही थीं, मसल्स में स्टिफनेस आ रही थी, लेकिन वो हार नहीं मान रहा था। उसने अपने बीस्ट सोल की एनर्जी को सर्कुलेट किया, डीबफ्स को काउंटर करने की कोशिश की। मैंने आपको ऑफेंड करने का इरादा नहीं था, मैं यहां गलती से आ गया हूं। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, वीर ने कहा, सिचुएशन को डी एस्केलेट करने की कोशिश करते हुए। उसकी आवाज में सिंसेरिटी थी, लेकिन साथ ही डेस्परेशन भी। लेकिन औरत का मूड बदल रहा था। कुछ और जीनो आर्ट्स इस्तेमाल करो, मैंने इन्हें पहले भी देखा है। उसकी आवाज में अब बोरियत थी, जैसे कोई बच्चा नए टॉय से बोर हो गया हो। वीर ने अपनी सारी टेक्निक्स ट्राई की। क्रिस्टल नेट के अंदर फंसे हुए वो लगातार डिफेंड कर रहा था। औरत के जीनो आर्ट्स बदलती रहती थीं, कभी फायर जो एयर को स्कॉर्चिंग बना देती थी, कभी आइस जो बोन्स तक फ्रीज कर देती थी, कभी लाइटनिंग जो नर्व्स को शॉक करती थी। उसकी वर्सेटिलिटी अमेजिंग थी। हर अटैक डिफरेंट एलिमेंट का था, डिफरेंट अप्रोच का। ये औरत कितनी पावरफुल है, वीर ने सोचा। हर अटैक अलग था, हर टेक्निक यूनिक, जैसे उसके पास अनलिमिटेड आर्सेनल हो। फायर अटैक्स में प्योर डिस्ट्रक्शन थी, आइस अटैक्स में प्रिसिजन थी, लाइटनिंग अटैक्स में स्पीड थी। कोई पैटर्न नहीं था, कोई वीकनेस नहीं दिख रही थी। मिनट्स बीत गए।
वीर एग्जॉस्टेड हो रहा था, लेकिन औरत फ्रेश लग रही थी, जैसे ये सब उसके लिए सिर्फ वार्म अप हो। उसकी ब्रीदिंग नॉर्मल थी, मूवमेंट्स फ्लूइड थीं, जबकि वीर का स्टैमिना ड्रेन हो रहा था। तुम बोरिंग हो गए हो, औरत ने फाइनली कहा। उसकी आंखों में अब वो प्लेफुलनेस नहीं थी, मैं सिर्फ खेल रही थी। ये वर्ड्स वीर के लिए शॉकिंग थे। इतनी इंटेंस बैटल, इतनी पावरफुल टेक्निक्स, और वो सिर्फ खेल रही थी। वीर का खून सूख गया। सिर्फ खेल रही थी? उसकी आवाज में डिसबिलीफ थी। जो भी उसने एक्सपीरियंस किया था वो औरत के लिए कैजुअल एंटरटेनमेंट था। फॉल, औरत ने कमांड दिया। अचानक क्रिस्टल नेट टूट गया, लेकिन वीर को राहत नहीं मिली। इसकी जगह सब्सटेंस चेन्स निकली, जो उससे कहीं ज्यादा पावरफुल थीं। ये चेन्स डिफरेंट थीं, सॉलिड नहीं बल्कि एनर्जी से बनी हुई, लेकिन उनकी बाइंडिंग पावर टेरिफाइंग थी। डेइफाइड क्लास, वीर ने रियलाइज किया। उसकी आंखें वाइड हो गईं। ये औरत किंग क्लास नहीं थी जैसा उसने सोचा था। ये डेइफाइड क्लास की वॉरियर थी। किंग क्लास और डेइफाइड क्लास के बीच का डिफरेंस इनॉर्मस था, जैसे एंट और एलिफेंट के बीच का डिफरेंस। अब वीर को समझ आया कि वो कितने बड़े खतरे में था। जो भी उसने अब तक देखा था वो सिर्फ औरत का खेल था। उसकी रियल पावर अभी भी छुपी हुई थी। डेइफाइड क्लास वॉरियर्स लेजेंडरी होते थे, मिथ्स में सुने जाने वाले। चेन्स उसके चारों ओर घूमने लगीं। हर चेन में अलग एनर्जी थी, अलग पावर। कोई फायर एलिमेंट की थी, कोई डार्कनेस की, कोई प्योर डिस्ट्रक्शन की। वीर को लगा जैसे वो किसी देवी के सामने खड़ा हो। हर चेन इंडिपेंडेंट थी, लेकिन सब कोऑर्डिनेटेड थी। अब तुम मेरी रियल पावर देखोगे, औरत ने कहा। उसकी आवाज में अब वो कैजुअल टोन नहीं था, अब वो सीरियस थी, डेंजरस थी। उसका ऑरा कंप्लीटली चेंज हो गई थी। पहले प्लेफुल थी, अब थ्रेटनिंग। वीर ने अपने ब्लड आई इवल गॉड बीस्ट सोल को एक्टिवेट किया, लेकिन अब वो भी इनसफिशिएंट लग रहा था। जो पावर उसे पहले इनविंसिबल लगती थी, अब वो भी छोटी पड़ रही थी। डीएफाइड क्लास के सामने उसका बीस्ट सोल भी लिमिटेड था। ये कैसे पॉसिबल है? वीर ने सोचा। उसकी सारी स्ट्रैटेजीज, सारी टेक्निक्स, सब कुछ इस औरत के सामने इनएडिक्वेट लग रहा था। उसने जो भी सीखा था, जो भी पावर डेवलप की थी, सब इनसफिशिएंट था। सब्सटेंस चेन्स क्लोजर आने लगी। वीर को पता था कि अगर वो टच हो गई तो गेम ओवर हो जाएगा। उसे कोई एस्केप रूट चाहिए था, कोई वे आउट, लेकिन ऑप्शंस लिमिटेड थे। लेकिन औरत की आईज उस पर फिक्स थीं, जैसे वो उसकी हर मूव प्रेडिक्ट कर सकती हो। उसकी जीनो आर्ट्स की वैरायटी एंडलेस लग रही थी। हर टेक्निक मास्टरफुली एग्जीक्यूटेड थी। माय डियर लिसनर्स, कभी कभी हम सोचते हैं कि हम पावरफुल हैं, लेकिन जब रियल पावर के सामने आते हैं तो पता चलता है कि हम कितने छोटे हैं। ये मोमेंट हम्बलिंग था, आई ओपनिंग था। अब वीर के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा था, भागना। लेकिन क्या वो इस डीएफाइड क्लास वॉरियर से बच सकता था? क्या उसकी स्पीड उसकी चेन से तेज थी? एस्केप करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था। टाइम स्लो मोशन में चल रहा था, हर सेकंड क्रूशल था। वीर को अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना था। फाइट करना सुसाइड था, सरेंडर करना भी डेंजरस था। सिर्फ एस्केप ही ऑप्शन बची थी। अंधेरे कमरे में एक तेज आवाज गूंजी। तुम मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम एक क्रिस्टलाइजर हो। वीर की सांस फूलने लगी। उसके हाथ पैर क्रिस्टल की जाल से बंधे थे और सामने खड़ी रहस्यमयी औरत की आंखों में गुस्सा था। वो जानता था कि ये मुलाकात आसान नहीं होगी। क्रिस्टल की चेन्स उसकी स्किन को काट रही थीं और हर मूवमेंट के साथ पेन बढ़ता जा रहा था। मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि मैं क्रिस्टलाइजर नहीं हूं, वीर ने धीरे से कहा, अपनी आवाज को स्टेडी रखने की कोशिश करते हुए। तुमने पूछा ही नहीं था। औरत का चेहरा और भी गुस्से से भर गया। उसकी आईज में एक डेंजरस ग्लो था। मिक्स्ड ब्लड, बकवास। तुम क्रिस्टलाइजर हो सकते हो, लेकिन तुमने गुलाम बनना चुना है। उसकी आवाज में तिरस्कार था, जैसे वो किसी बिट्रेयल के बारे में बात कर रही हो। वीर ने अपनी सांस को संभाला। ये सिर्फ कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। उसकी शक्ति महसूस हो रही थी, एक ऑरा जो रूम की हवा को भी हैवी बना रहा था। लेफ्ट क्रेजी को सिखाना पसंद करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्रिस्टलाइजर हो या नहीं। लेफ्ट क्रेजी का नाम सुनते ही औरत का गुस्सा थोड़ा कम हो गया। उसकी आंखों में कुछ और भाव आया, शायद पुरानी यादें। एक मोमेंट के लिए उसका फेस सॉफ्टन हो गया, जैसे कोई डिस्टेंट मेमोरी उसे टच कर गई हो। तो तुम लेफ्ट क्रेजी को जानते हो, उसने कहा, अपनी आवाज को कंट्रोल करते हुए। दिलचस्प, वो अभी भी अलाइव है? वीर ने इस मौके का फायदा उठाया। आप कौन हैं और आपको कैसे पता चला कि मैं क्रिस्टलाइजर हूं? उसने केयरफुली ऑब्जर्व किया कि औरत की बॉडी लैंग्वेज कैसे चेंज हो रही थी। औरत ने एक कड़वी हंसी हंसी, क्योंकि मैंने ही तुम्हारी रेस को मॉडिफाई किया था। जब क्रिस्टलाइजर्स ने अपने एक्सपेरिमेंट्स खत्म किए तो वो फेलियर्स थे। उनकी फिटनेस खराब थी और सिर्फ उनका दिमाग अच्छा था। उसकी वॉइस में एक साइंटिस्ट की फ्रस्ट्रेशन थी। वीर की आंखें चौड़ी हो गईं। आपने हमें बनाया?
उसका माइंड रेस कर रहा था। ये इन्फॉर्मेशन तो कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड थी। पूरी तरह से नहीं। क्रिस्टलाइजर्स पहले से मौजूद थे। मैंने सीक्रेट के कुछ रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके क्रिस्टलाइजर्स के जीन्स को मॉडिफाई किया था। उसकी आवाज में गर्व और पछतावा दोनों था। हमारा गोल था कि फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज को बैलेंस करें, लेकिन रिजल्ट्स डिसअपॉइंटिंग थे। सीक्रेट का नाम सुनकर वीर को समझ आया कि ये औरत कितनी पावरफुल है। सीक्रेट एक लेजेंडरी ऑर्गेनाइजेशन था जिसके बारे में सिर्फ कहानियां सुनी थी। स्टोरीज थीं कि वो रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकते थे। आप सीक्रेट से थीं? वीर ने पूछा। उसकी क्यूरियोसिटी अब फियर से ज्यादा स्ट्रांग हो रही थी। था, उसने करेक्शन किया। सीक्रेट अब एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हाँ, मैं वहां रिसर्चर थी और मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम किया था। उसकी आईज में एक डिस्टेंट लुक आई, जैसे वो पास्ट में खो गई हो। वीर का क्यूरियोसिटी बढ़ गया। कौन सा प्रोजेक्ट? औरत ने उसे गौर से देखा, जैसे डिसाइड कर रही होगी कितना बताना है। कई सेकंड्स का साइलेंस था, जिसमें सिर्फ क्रिस्टल चेन्स की सॉफ्ट हमिंग सुनाई दे रही थी। द स्टोरी ऑफ जीन्स। ये सीक्रेट लीडर और मेरा जॉइंट प्रोजेक्ट था, लेकिन ये फेल हो गया। द स्टोरी ऑफ जीन्स? वीर ने रिपीट किया। ये क्या था? द स्टोरी ऑफ जीन्स रिसर्च करना था, क्रीचर्स को इवॉल्व करने के लिए, सुपर जीन्स बनाने के लिए, उसने एक्सप्लेन किया, अपनी वॉइस में साइंटिफिक प्रिसिजन लाते हुए। हमारा गोल था कि हम ऐसे जीन्स डेवलप करें जो किसी भी क्रीचर को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स दे सकें। इमॉर्टैलिटी, अनलिमिटेड स्ट्रेंथ, रियलिटी मैनिपुलेशन, सब कुछ। उसकी वॉइस में एक स्ट्रेंज एक्साइटमेंट थी। वीर को लगा जैसे उसकी दुनिया हिल गई हो। लेकिन आपने कहा कि प्रोजेक्ट फेल हो गया। हाँ, फेल हो गया। हमें पता चला कि सुपर जीन्स क्रिएट करना सिर्फ साइंस का मैटर नहीं है, इसमें कुछ और भी इन्वॉल्व है। उसकी आवाज में फ्रस्ट्रेशन था। हमने थाउजेंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन हर बार कुछ मिसिंग था। अचानक औरत ने एक अजीब सवाल पूछा, क्या तुम बिलीव करते हो कि गॉड एग्जिस्ट करता है? उसकी आईज में एक इंटेंस लुक थी, जैसे ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो। वीर को लगा जैसे कोई कोल्ड वेव उसकी स्पाइन से गुजर गई। ये सवाल कहां से आया? मैं नहीं जानता, उसने हेजिटेंटली कहा। मैंने ऐसे गाइज देखे हैं जो खुद को गॉड कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो रियल गॉड्स हैं या नहीं, औरत ने कहा। उसकी आंखों में एक स्ट्रेंज इंटेंसिटी थी। वो बीइंग्स जो क्लेम करती हैं कि वो रियलिटी को चेंज कर सकती हैं। वीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब आपने गॉड्स देखे हैं? हाँ, और मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, जो गॉड्स तुमने देखे हैं, क्या वो वही हैं जो कहते हैं कि वो तुम्हारी हर विश पूरी कर सकते हैं? उसकी वॉइस में अर्जेंसी थी। वीर की मेमोरी में कुछ इमेजेस फ्लैश हुई। वो मिस्टीरियस बीइंग्स जिनसे उसकी मुलाकात हुई थी, वो पावरफुल एंटिटीज जो रियलिटी को बेंड कर सकती थीं। उनकी प्रेजेंस इतनी ओवरवेलमिंग थी कि नॉर्मल ह्यूमंस उनके सामने स्टैंड भी नहीं कर सकते थे। हाँ, उसने स्लोली कहा, मैंने ऐसे बीइंग्स देखे हैं। औरत की आंखों में सैटिस्फैक्शन का भाव आया। तो तुम समझ जाओगे कि द स्टोरी ऑफ जीन्स सिर्फ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये कुछ और था। क्या मतलब? हमें लगता था कि हम सुपर जीन्स क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम उन गॉड्स के कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे थे। वो गॉड्स जो क्लेम करते हैं कि वो विशेस ग्रांट कर सकते हैं, वो कहाँ से आते हैं? उनकी पावर्स कैसे काम करती हैं? उसकी वॉइस में एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी और फियर का मिक्सचर था। वीर को अब समझ आया कि ये कॉन्वर्सेशन कितनी डेंजरस टेरिटरी में जा रही है। ये सिर्फ जेनेटिक्स के बारे में नहीं था, ये रियलिटी की नेचर के बारे में था। और आपको क्या पता चला? उसने औरत ने एक मिस्टीरियस स्माइल दी। पता चला कि सुपर जीन सिर्फ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन नहीं है, वो एक ब्रिज है, एक कनेक्शन उन गॉड्स के साथ जो हमारी रियलिटी के बिहाइंड एग्जिस्ट करते हैं। वीर की सांस फूलने लगी। मतलब ये कि जो भी क्रीचर सुपर जीन्स डेवलप करता है, वो उन गॉड्स के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सकता है और शायद उनकी पावर्स को एक्सेस भी कर सकता है। उसकी वॉइस में एक्साइटमेंट और वार्निंग दोनों थी। कमरे में साइलेंस छा गई। वीर को लग रहा था जैसे उसे कोई कॉस्मिक सीक्रेट बताया गया हो। क्रिस्टल चेन्स अब उसे उतनी अनकंफर्टेबल नहीं लग रही थीं। उसका माइंड इस रेवलेशन को प्रोसेस करने में बिजी था। लेकिन ये डेंजरस है, औरत ने कंटिन्यू किया, क्योंकि वो गॉड्स वो हमेशा बेनेवलेंट नहीं होते। कुछ विशेस ग्रांट करते हैं, लेकिन उसकी प्राइस भी होती है। सेक्रेड लीडर ने भी इसी प्राइस को पे किया था। वीर ने रियलाइज किया कि उसकी जर्नी अभी शुरू हुई है। द स्टोरी ऑफ जीन्स, सुपर जीन्स, मिस्टीरियस गॉड्स, ये सब कनेक्टेड था और अब वो इस वेब का हिस्सा बन गया था। माय डियर लिसनर्स, क्या वीर इन सीक्रेट्स को हैंडल कर पाएगा? क्या वो उन गॉड्स की ट्रू नेचर को समझ पाएगा? ये स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है।